हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम आईआईटी जेम 2018 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हाइड्रोलिसिस एल्यूमिनियम कार्बाइड प्रोड्यूसेस। सो एल्यूमिनियम कार्बाइड is reacted with water molecule and there will be formation of aluminium hydroxide and methane gas. So on hydrolysis aluminium carbide produces methane gas. So answer will be option A. Now carbonic anhydrase is an example of. So carbonic anhydrase is an enzyme which is used for the hydrolysis of carbon dioxide and there will be formation of H2CO3 carbonic acid. So this is an example of hydrolysis enzyme. Now question 3, the correct order of melting points of group 15 trifluorides is. So phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. All of them belong to group 15. As we move from top to bottom in the group, molecular weight increases. So the melting point of group 15 trifluorides will also increase. So the correct answer will be option A. Now क्वेश्चन 4 में हमें क्या चेक करना है कि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स गिवन है NaF, KF, MgO and calcium oxide. They have NaCl structure. Their lattice energies vary in the order. So हमें क्या चेक करना है कि lattice energy क्या होती है. Lattice energy is directly proportional to charge but inversely proportional to the sum of the radius of cation and anion. So यहाँ पे हम स्पीशीज लेते हैं NaF, KF, MgO एंड CaO. यहाँ से हम क्या देखते हैं, पहले चार्ज चेक करते हैं. सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, फ्लोरीन -1, पोटेशियम इज +1, फ्लोरीन इज -1, मैग्नीशियम इज +2, ऑक्सीजन इज -2, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2. सो चार्ज के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का चार्ज ज़्यादा है. सो इनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी NaF और KF से. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या देखते हैं, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव का फैक्टर काउंट करते हैं. सो मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है, इस वजह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जो रेडियाई है उसका जो सम है दैट विल बी स्मॉलर. सो लेटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी ग्रेटर देन कैल्शियम ऑक्साइड. और सिमिलरली हम NaF एंड KF में स्टडी करते हैं. सोडियम का साइज स्मॉल है, तो सोडियम प्लस में फ्लोराइड की जो रेडियाई का सम है दैट विल बी स्मॉलर. सो इट्स लेटिस एनर्जी विल बी लार्जर देन पोटेशियम फ्लोराइड. सो आंसर विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी, देन कैल्शियम ऑक्साइड, देन सोडियम फ्लोराइड, देन पोटेशियम फ्लोराइड. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ fifth question. In fifth question NaNH2 is given. NaNH2 is a base. So सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन. दिस इज बेंजाइन. नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये साइनाइड के पास वाला जो कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा
और यहाँ से ये अटैक होगा और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब लिक्विड अमोनिया प्रोटॉन यहाँ पे देगा और यहाँ से ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के लिए हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो भी कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है, यहाँ पे भी sp2, ये sp, ये भी sp, यहाँ पे sp2, sp2, दिस वन इज sp3 एंड दिस वन इज sp3। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि sp जो हाइब्रिडेशन है उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होता है 50%, sp2 में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होता है 33.3% एंड sp3 के अंदर कितना होता है 25%। सो मोर द s कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मीन्स इन सब में से जो बी ऑप्शन है उसमें जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। सो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन का रिलीज कराते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, सो ये वाला स्टेबलाइज होगा। सो आंसर क्या होगा बी। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किस में होगी C2H2 के अंदर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं द C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का C2 एपीमर कौन सा होगा, ये डी ग्लूकोज का फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 एंड 6। C2 एपीमर हमें चेक करना है मीन्स सेकंड जो कार्बन है उस पे OH की पोजीशन है वो हमें चेक करनी है। सो डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज के अंदर सारे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है एक्सेप्ट C2। सो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि डी ग्लूकोज और डी मेनोज हैं वो दोनों क्या हैं एक दूसरे के C2 एपीमर। सो आंसर विल बी डी मेनोज। अगर हम बाकी सब में चेक करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे जो गैलेक्टोज है गैलेक्टोज इज C4 एपीमर। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। हम क्या करते हैं f(x) जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम चेक करते हैं कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। सो f माइनस एक्स अगर हम पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन होगा -2 + 2 माइनस एक्स e की पावर -2 इंटू -x का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू -fx। सो अगर f ऑफ -x इक्वल टू -fx आता है तो सिस्टम कैसा है, ये ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कितना आता है 0 आता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। Next question is the number of crystal systems and the number of previous lattices are respectively। हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं 7 होते हैं और ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं 14। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया ऑप्शन डी। 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। इन 10th क्वेश्चन हमारे पास फ्रेडलिक आइसोथर्म गिवन है। तो फ्रेडलिक आइसोथर्म का जो इक्वेशन है वो क्या होती है x/m = k × p की पावर 1/n। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और 0 के बीच में होती है। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग लेते हैं दोनों साइड में तो लोग x/m log of k
प्लस 1/n log ऑफ p। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, y इज इक्वल टू c प्लस mx। m क्या होगा, 1/n, पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। With respect to periodic properties, the correct statement is electron affinity order is, ये ऑर्डर गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की हमेशा ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें मालूम है मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर लाल इलेक्ट्रॉन होता है 3s2 में, एल्यूमिनियम में 3p1 में, तो यहाँ पे इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, इस वजह से मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, सो ऑप्शन बी विल बी रॉन्ग। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है, so size of arsenic will be more than phosphorus and nitrogen, so this option is also wrong, so right option will be option D। पोटेशियम पॉजिटिव का साइज सबसे ज़्यादा होगा, देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव, देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। So in this question, which plot represents a spectrophotometric titration where the titrant alone absorbs light in the visible region? So हमें क्या चेक करना है कि titrant alone absorbs light in the visible region। इसको चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं कि after end point जो absorbance है that must increase, so in first option end point, दिस इज एंड पॉइंट, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस क्या हो रखा है, इंक्रीज। एक सेकंड ऑप्शन एब्जॉर्बेंस डिक्रीजेस, सो दिस कांट बी द आंसर। नाउ इन थर्ड आफ्टर एंड पॉइंट एब्जॉर्बेंस इज कांस्टेंट, सो दिस कैन ऑल्सो नॉट बी द आंसर, एंड इन दिस ऑप्शन एब्जॉर्बेंस डिक्रीजेस, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल स्पीशीज द वन विद हाईएस्ट मेटल कार्बन बैक बॉन्डिंग इज। सो मेटल कार्बोनिल की जो बैक बॉन्डिंग है उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, कार्बोनिल जो कार्बन है वो फर्स्ट अपना जो लोन पेयर है वो यहाँ से मेटल को डोनेट करेगा, देन अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो मेटल यहाँ से इसको बैक डोनेट करता है। सो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि मेटल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी मीन्स वो उतना ही ज़्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा। सो अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, सो वो ज़्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा। हमें इन ऑप्शन में क्या चेक करना है कि मेटल के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कौन से मेटल पे है, सो दिस वन इज़ -2, यहाँ से -1 0 एंड दिस वन इज़ +1। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से मेटल में है, टाइटेनियम में है, सो ऑप्शन विल बी ए। इन 14th क्वेश्चन डेल्टा नोट की हमें वैल्यू बतानी है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, साइनाइड और आयोडाइड। साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और आयोडाइड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी डेल्टा नोट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम ये यूज़ करेंगे लिगेंड का। सेकंड जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम। तीनों ही एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, और टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा 3D, ये 4D सीरीज से, ये 5D सीरीज से। मीन्स टॉप टू बॉटम जब हम गए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है मीन्स डेल्टा नोट भी इंक्रीज करता है।
तो यहाँ से हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, साइनाइड वाले कंपाउंड की होनी चाहिए। तो साइनाइड में हमारे पास इरिडियम और रोडियम का कंपाउंड गिवन है, तो हम क्या देखते हैं, इरिडियम वाले की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद रोडियम वाले स्पीशीज़ की होगी इन केस ऑफ साइनाइड। सिमिलरली अगर हम रोडियम और कोबाल्ट में चेक करते हैं इन केस ऑफ आयोडाइड, तो हम क्या देखते हैं, आयोडाइड वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन हम क्या देखते हैं, रोडियम और कोबाल्ट के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज़्यादा होता है, रोडियम का, इसलिए इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी आयोडाइड वाले केस में। सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इरिडियम का साइनाइड के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है उसकी सबसे ज़्यादा होगी, देन रोडियम साइनाइड, उसके बाद रोडियम का जो आयोडाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है, देन कोबाल्ट के साथ में। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीके मोड्स ऑफ कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 14। हम क्या देखते हैं कि कार्बन जो 14 स्पीशीज है वो डीके करके किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन 12 के अंदर, और जो ऑक्सीजन 14 जो स्पीशीज है वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन 16 के अंदर। तो यहाँ से अगर हम न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो निकालें, सो कार्बन 14 का न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो कितना है, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 और प्रोटॉन 6, और कार्बन 6 का मीन्स कार्बन 12 का कितना होगा, 6/6। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो डिक्रीज करता है। सो जब भी न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो डिक्रीज करता है तो वहाँ पे क्या होता है, बीटा डिके होता है। अब सेकंड वाले में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो यहाँ पे कितना होगा, 6/8 से किस में कन्वर्ट होगा, वो 8/8 में। सो यहाँ पे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिट्रॉन एमिशन होगा। सो हम क्या बोल सकते हैं कि आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें क्या चेक करना है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले हम सभी की शेप देखते हैं, XeF2 की शेप क्या होगी, लीनियर शेप होगी, सेंट्रल एटम के पास 3 लोन पेयर्स होंगे। सो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। XeF4, अगर XeF4 को हम देखते हैं तो दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर शेप होने की वजह से यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो गया, μ = 0। XeF6 इसकी शेप कैसे होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सो यहाँ से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से हम स्पीशीज की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली जो XeO3 है उसको हम देखते हैं, इसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल। सो यहाँ से भी जो नेट डाइपोल मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। हमें नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट मालूम करना है, तो वो किसका होगा, XeF6 एंड XeO3। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी चेक करना है। हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, दिस इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक भी कौन सा, 3 डिग्री बेंजाइलिक। यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ से भी 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, मीन्स दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन। सो देयर विल बी 6 अल्फा हाइड्रोजन प्लस में रेजोनेंस। ये वाला कौन सा कार्बोकेटाइन है, ब्रिज हेड। ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन हमेशा क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है,
CH3 एंड CH3, so यहाँ से हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। दिस वन इज एलाइलिक ग्रुप, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस। तो हम क्या देखते हैं कि इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वन विल बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेंगे, प्लस में रेजोनेंस। उसके बाद स्टेबल कौन सा होगा, उसके बाद स्टेबल होगा ऑप्शन 3, मीन्स 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो हमें गिवन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बाकी जो 3 बच गए उसमें, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं। उसके बाद होगा अलाइलिक, मीन्स 4th कंपाउंड, एंड द लास्ट वन इज सेकेंड। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि हमें ये बताना है कि विच वन कैन बी ऑब्टेन इन इनैंशियोप्योर फॉर्म। ये हम कैसे बताएंगे, जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी वो मॉलिक्यूल इनैंशियोप्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हमें क्या चेक करना है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो हम क्या देखते हैं कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वो इनैंशियोप्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं। पहले क्लोरोफॉर्म है, वहां से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा एंड CCl3 माइनस बनेगा, फिर वहां से फिर क्लोरीन रिलीज होगी, NCCl2 बनेगा, डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। ये कार्बिन जब इस स्पीशीज के ऊपर एक्ट करेगा तो यहाँ से रिंग एक्सपेंड करके और 3-क्लोरोपिरिडिन बन जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। द प्रोडक्ट X विल बी, क्या देखते हैं हम सबसे पहले, टाइटेनियम क्लोराइड जिंक कॉपर के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, इस वाले पोर्शन से कनेक्ट होके और यहाँ से ये स्पीशीज बना लेंगे। उसके बाद गोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से सिस डायल बन जाएगा। देन फिर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद में हम क्या देखते हैं कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, मीन्स यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और उसके बाद में फिर रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन होगा और रिंग एक्सपेंशन के बाद में हमें से नंबरिंग करके हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। So in this question, the major product formed in the following reaction is, so this is a 4-pi system and this is a 2-pi system, and this is an example of Diels-Alder reaction. सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन के अंदर हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर हम 2 चीज़ें मेंशन करते हैं। फर्स्ट वन इज कि जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसमें एक पोजीशन होती है ये, दिस वन इज एक्सो पोजीशन एंड दिस वन इज एंडो पोजीशन। सो हमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा, एंडो पोजीशन, क्योंकि यहाँ से जो p ऑर्बिटल्स हैं उनका, और ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन है, यहाँ से इनका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। सो द मॉलिक्यूल विल बी स्टेबलाइज्ड।
So answer will be option C. इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि हमें एनिलीन गिवन है, हम एनिलीन की रिएक्शन यहाँ पे इस रिएजेंट के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। उसके लिए हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो एनिलीन है उसमें नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, दिस बॉन्ड शिफ्ट्स हियर, और यहाँ से इस स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन यहाँ से ये बॉन्ड वापस आएगा, दिस वन इज यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से ये प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा और यहाँ पे वो प्रोटॉन का एडिशन हो जाएगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। नाउ इस प्रोडक्ट के बाद में हमें क्या चेक करना है, इसका जब दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे तो सिमिलरली सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक होगा और वहाँ पे भी हमें इसी तरह से ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ में अटैच्ड हो जाएगा। सो दिस वन विल बी द बाई प्रोडक्ट। नाउ सोडियम एसिटेट के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से ये जो पोजीशन है यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगी और ये जो नेगेटिव चार्ज बना है दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन और यहाँ से रिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ से बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से ये मॉलिक्यूल लीव करेगा, यहाँ से इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट NaOH और H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में यहाँ से ये हाइड्रोलिसिस होके एसिड बनेगा और जब हम हीटिंग करेंगे तो यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल का रिलीज हो जाएगा। सो हमारे पास Z प्रोडक्ट विल बी दिस वन। सो आंसर क्या होगा, हमारे पास Y प्रोडक्ट दिस एंड Z प्रोडक्ट इज दिस। सो आंसर विल बी ऑप्शन B। इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि हमें कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर लगाना है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एल्डिहाइड होता है दिस वन, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नियर टू 1735 सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली जो एसिड क्लोराइड उसकी फ्रीक्वेंसी इज नियर टू 1890 सेंटीमीटर इनवर्स। एस्टर की कितनी होती है 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। अमाइड की नियर टू 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज है दैट विल बी हाईएस्ट फॉर फर्स्ट, देन second, then fourth, then third. So first acid chloride, then ester second. So answer will be option D. इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास दिस वन इज द reactant and this one is the product। हमें यहाँ से चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्टेप है दैट इज इन्वॉल्व। सो फर्स्ट स्टेप में अगर हम क्या करते हैं, अगर हमने यहाँ एल्काइलेशन किया तो और उसके बाद उसका रिडक्शन, जैसे फर्स्ट स्टेप में अगर हमने यहाँ से एल्काइलेशन किया और उसके बाद में हमने असाइलेशन किया तो एल्काइलेशन करने के बाद एल्काइल जो ग्रुप होगा दैट विल बी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। सो हमारे पास में मेटा प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, असाइलेशन करेंगे। तो जब हम असाइलेशन करेंगे हमारे पास में ये प्रोडक्ट आया, उसके बाद ये ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग दिस ग्रुप।
सो यहाँ से फिर अगर हम अल्काइलेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद अगर हम रिडक्शन करेंगे, आइदर क्लीमेंशन रिडक्शन और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, सो हमारे पास में ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। सो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एसाइलेशन करना है, उसके बाद अल्काइलेशन करना है, देन रिडक्शन। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। Now in question 25, the correct expression that corresponds to reversible adiabatic expansion. So in adiabatic expansion क्या होता है, Q is equal to 0, delta S is equal to क्या होता है, Q by T. So delta S will also be equal to 0. So option C will be correct. Now in 26 हम क्या देखते हैं, यहाँ से AB2 है वो A2 प्लस 2B नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। यहाँ से हम मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, A2 + 1 और B माइनस कितना है, 2 है, सो 2। यहाँ से अगर हम इसका क्यूब हटाएंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से क्यूब रूट लेंगे और क्यूब रूट लेने के बाद में हम क्या देखते हैं कि हमारा आंसर ये आता है। सो ऑप्शन इनमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा दिस वन। इस रिएक्शन में क्या गिवन है, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। हमें इसमें क्या चेक करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हमें ग्राफ चेक करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ए और टी के बीच में यही ग्राफ होता है। अगर हम यहाँ से सेकेंड वाले ऑप्शन को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। सो अगर इसको हम देखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है यहाँ पे 0। सो यहाँ पे अगर हम y मीन्स डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी को अगर हम a के वर्सेस प्लॉट करें तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलना चाहिए। सो ये ग्राफ क्या है, रॉन्ग है, दिस वन इज इनकरेक्ट। अगर यहाँ से ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करें, माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू के इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम 0 से t और यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं हम a नॉट से a t। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं, ln a माइनस, और यहाँ से हम इसको करेंगे a नॉट से a t और यहाँ से के टी 0 से t। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, माइनस साइन को अगर इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस साइन के अकॉर्डिंग दिस वन इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, सो दिस विल बी माइनस के टी। और यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ln ए टी माइनस ln ए नॉट। अगर लॉग की टर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए टी माइनस लॉग ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303। यहाँ से अगर हम इसको लिखें, नेचुरल लॉग बेस 10 ए टी इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y एक्सिस के ऊपर अगर हम इसको प्लॉट करें, स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सो ये ऑप्शन भी सही है। सिमिलरली अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं, डी ए बाई डी टी को अगर टाइम के वर्सेस प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ भी सही है। तो जो इनकरेक्ट ग्राफ है दैट इज ऑप्शन
बी। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, मीन्स इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि हमें Cl2 का आइडियल गैस बिहेवियर देखना है। तो आइडियल गैस बिहेवियर कब होता है? जब हाई टेम्परेचर होता है एंड लो प्रेशर होता है, तब कोई भी गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो हम क्या देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस एंड लो प्रेशर इज 0.50 एटमोसफेयर। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हम क्या देखते हैं? हमें ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर है, उसको एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट किया है और उसके मैग्नीट्यूड को जब हमने डबल किया है तब हमें बी वेक्टर मिला है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, उसको जब हमने डबल किया है तो हमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिला है। इसी से हमने इसे सॉल्व किया है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इनके जो कॉफिशिएंट है, जैसे ए जो वेक्टर है इसमें आई का कॉफिशिएंट है 1, जे का k, जे का x, आई का कॉफिशिएंट इज 1, जे का कॉफिशिएंट है x और k का कॉफिशिएंट है 3। तो इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो इतना आ गया। सिमिलरली जो b है उसका मैग्नीट्यूड भी हमने ऐसे ही निकाला, 4 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ से हमने सॉल्व किया। अब ये जो हमने यहाँ से रिलेशन देखा था, हमने इसी रिलेशन को यहाँ अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आता है -2/3 और 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x विल बी 2। सो आंसर इज बी। इस क्वेश्चन में है कि मोलर कंडक्टिविटी हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक्वस मीडियम के लिए, तो उसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें दो इफेक्ट गिवन है, एक है एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट होता है एक पर्टिकुलर आयन एंड जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन है उनके बीच इंटरेक्शंस का। मीन्स अगर हमें एक पर्टिकुलर आयन की मूवमेंट चेक करनी है तो हम क्या देखेंगे कि वो पर्टिकुलर आयन कितना फ्रीली मूव कर सकता है। जितना फ्रीली मूव करेगा मीन्स उतनी उसकी मोबिलिटी होगी और उसी के अकॉर्डिंग वो मोलर कंडक्टिविटी शो करेगा। तो अगर अपोजिटली चार्ज्ड आयन और पर्टिकुलर आयन के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, उससे उसकी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। सो ये एसिमेट्रिक इफेक्ट होता है पर्टिकुलर आयन और जो भी अदर जो आयन्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको एक्सप्लेन करता है। जो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है वो एक्सप्लेन करता है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट्स एंड पर्टिकुलर आयन। मीन्स जो सॉल्वेंट और पर्टिकुलर आयन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर आयन। सो सॉल्वेंट और पर्टिकुलर आयन के बीच में अगर इंटरेक्शन ज़्यादा है तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, उसकी स्पीड कम होगी और उससे उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो ये जो दोनों इफेक्ट हैं ये एक पर्टिकुलर आयन की मोबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी आएगा। सो बोथ एसिमेट्री इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज इन टिल टाइम। जितने ज़्यादा ये इफेक्ट होंगे उतने ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगे और उसकी वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। Which one of the following metal is extracted from its sulfide or by self reduction air reduction method? So अगर हम कॉपर देखते हैं तो कॉपर का सल्फाइड इज
Cu2S। इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे हमें मिलेगा यहाँ से Cu2O प्लस SO2। अब इसका अगर Cu2S को अगर हमने इसके ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो हमें कॉपर मिलेगा और SO2। सिमिलरली हम देखते हैं लेड के लिए। सो आंसर क्या होगा, सेल्फ रिडक्शन किसका होगा, कॉपर और लेड के लिए। ये दोनों सेम ही तरह से रिएक्ट करेंगे और इसी तरह से इसी रिएक्शन के थ्रू दोनों में से मेटल का एक्सट्रैक्शन हो सकता है। सो आंसर विल बी A and D। इन अ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड द सैचुरेशन इज विद रिस्पेक्ट टू, तो किसके रिस्पेक्ट में सैचुरेशन होता है, KCl and Hg2Cl2। सो आंसर विल बी A and B। कंसिडर द फॉलोइंग 6 solid binary oxides, the pair of ionic oxides are, तो ionic oxide का पेयर क्या क्या है, A calcium oxide, aluminium oxide and cesium oxide and aluminium oxide। so answer will be A and C। next magnesium EDTA titration carry out कराई है, pH range is 7 to 10.5 using सोलो क्रोम ब्लैक टी एज एन इंडिकेटर। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। सो द फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एट द एंड पॉइंट द कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, दिस वन इज करेक्ट। After the end point, the color of the solution is due to the indicator. This is also correct. pH range 7 to 10.5 is necessary for observing the specific color change. So ये पॉइंट भी सही है। तो इसके लिए जो हमें आंसर होगा, आंसर क्या क्या होंगे, ऑप्शन B, C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास में प्रोडक्ट गिवन है, हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है आउट ऑफ द 4 रिएक्टेंट्स। ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट है जिससे हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। जो भी रिएक्टेंट है उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, NaNO2 और HCl। जब NaNO2 और HCl को जब हम रिएक्ट कराते हैं NaNO2 प्लस HCl, तो हमें वहाँ से HNO2 प्लस NaCl ऑब्टेन होता है, NaCl ऑब्टेन होता है। नाइट्रस एसिड की जब हम रिएक्शन कराते हैं अमीन के साथ में, तो वहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं, पहले हमने NaNO2 और HCl का जो मिक्सचर है उससे इसको रिएक्ट कराया, यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई। देन इसके जो ऑपोजिट है, यहाँ से ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, यहाँ से लीव करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, देन यहाँ से लोन पेयर का शिफ्ट होगा और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। सिमिलरली इस रिएक्टेंट के अंदर भी सेम इसी प्रोसीजर से जाएगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अगर हम यहाँ से कराएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और जो यहाँ से जो एंटी पेरिप्लेनर वाला जो हाइड्रोजन है उसको लीव करेगा और यहाँ से एल्कीन बन जाएगी, तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हम देखेंगे कि जब यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, मीन्स N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उस टाइम पे ये जो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ अटैक करेगा और ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। सो यहाँ से क्या होगा कि इन दोनों में भी मीन्स A और D जो ऑप्शन है उनमें हमें ये प्रोडक्ट है जो P प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन नहीं होगा। सो P प्रोडक्ट किसमें ऑब्टेन होगा, ऑप्शन B एंड C के अंदर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन B एंड C। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बिन इज, सो कार्बिन में क्या होता है, 2 बॉन्ड होते हैं और एक ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज द न्यूट्रल स्पीशीज, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इंटरमीडिएट इन कर्टियस रिएजेंट, ये पॉइंट गलत है। कर्टियस रिएजेंट के अंदर कार्बिन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। कार्बिन कैन इंसर्ट इनटू बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, दिस इज आल्सो करेक्ट।
कार्बन इज जनरेटेड फ्रॉम अमीन्स और रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये पॉइंट भी गलत है। तो सही आंसर क्या क्या है, ए और सी। यहाँ पे हमें बताना है पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट कैसे होगा, हमें जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसको NaOH और I2 के साथ रिएक्ट कराना है। तो ये जो मिक्सचर है इसको जब हम हमारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अगर हमारे रिएक्टेंट के अंदर ये पोर्शन अवेलेबल होगा तो वहाँ से हमें आयोडोफॉर्म ऑब्टेन होता है। तो हमें क्या चेक करना है कि हमारे रिएक्टेंट के अंदर या तो इस तरह की कोई स्पीशीज प्रेजेंट हो या इस तरह की स्पीशीज प्रेजेंट हो। तो हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट वाले में है ये स्पीशीज प्रेजेंट तो ये वाला हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाला भी देगा, ये मॉलिक्यूल भी देगा हेलोफॉर्म टेस्ट, ये मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड बी। Tetrapeptide that gives the following product on reaction with Senger's reagent followed by hydrolysis is। हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास में जो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस गिवन है, मतलब टेट्रापेप्टाइड जो गिवन है उसमें हमें देखना है कि दिस वन इज द एन टर्मिनल एंड दिस वन इज द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। सिमिलरली दिस वन इज द एन टर्मिनल एंड दिस वन इज द सी टर्मिनल। यहाँ पे भी ये एन टर्मिनल, दिस वन इज सी एन एंड सी। अब जो हमें ये प्रोडक्ट मिला है ये कैसे ऑब्टेन होता है, जो एन टर्मिनल की अमीनो एसिड है वो रिएक्ट करेगी और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। एन टर्मिनल के एसिड रिएक्ट करने के बाद ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है। मीन्स जो सेंगर्स रिएजेंट है उसके अंदर हमें जो एन टर्मिनल वाली अमीनो एसिड है वो दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एलेनिन है, दिस वन इज द एलेनिन, ये एलेनिन का स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि एन टर्मिनल पे जिसमें एलेनिन है वो टेट्रापेप्टाइड सेंगर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस करने के बाद में ये प्रोडक्ट देता है। तो हमें क्या चेक करना है कि एलेनिन होना चाहिए एन टर्मिनल पे। तो एलेनिन किस में है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन 39, इसमें देखते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट अलाउड नहीं है। सो अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है। l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, n-1 से 0 तक, तो ये पॉसिबल है। और l की वैल्यू कहाँ से होती है, -l से 0 और 0 से प्लस है। सो हमें यहाँ से क्या चेक करना है, n की वैल्यू 3 है तो ये वाला क्वांटम नंबर का सेट है वो एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगर l की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि l की वैल्यू अगर 0 गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं कि l की वैल्यू होगी -0, 0 और 0 मीन्स 0। सो ये वाला अलाउ नहीं है, ये वाला क्या है, रॉन्ग है। सिमिलरली यहाँ पे अगर l की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 3 है, n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है, l की वैल्यू हमेशा n से कम होती है। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ से जो लास्ट है दिस वन इज करेक्ट। सो नोट अलाउड ऑप्शन कौन कौन से होंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोथर्मल एक्सपेंशन है आइडियल गैस का। सो फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस के लिए हम क्या देखते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू 0। सो ये ऑप्शन मीन्स ये वाला जो ऑप्शन सी है दिस कैन नॉट बी द आंसर। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। सो Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है, तो डेल्टा U विल बी 0। सो Q विल बी -W एंड वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस RT, 1 मोल के लिए nRT, सो N1 हो गया RT ln V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल। सो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि Q क्या होगा, Q विल बी माइनस ऑफ वर्क डन दैट इज RT ln V फाइनल अपॉन V
initial. This one will be the value of Q. So delta S will be Q by T. So अगर हम इसको T से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा S will be R ln V final upon V initial. So correct option D is correct. नाउ अगर हम डेल्टा G को कंसिडर करते हैं तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. डेल्टा H क्या हो गया 0. सो दिस वन इज इक्वल टू माइनस T डेल्टा S. मीन्स दिस वन इज इक्वल टू, अगर हम इसके सामने इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस RT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल. सो डेल्टा G की वैल्यू होनी चाहिए कि, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है सो V इनिशियल बाय V फाइनल गिवन है. अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये माइनस चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा. तो ऑप्शन B इज ऑल्सो करेक्ट. सिमिलरली जो डेल्टा U है मीन्स डेल्टा A है दैट इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस T डेल्टा S. सो डेल्टा U अगर 0 है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे माइनस T डेल्टा S, और यहाँ से भी जो डेल्टा A that will be minus RT ln V final upon V initial. सो यहाँ पे भी अगर यहाँ से हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो जो माइनस चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो ऑप्शन A इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर क्या क्या होंगे ऑप्शन A, B एंड D.